दोस्तों 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के कलेक्टर बनना चाहते हैं यानी कि डीएम बनना चाहते हैं जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होता है कि एक्चुअल में कलेक्टर बनती क्या है, इनका काम क्या होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इनकी भी जो क्वालिफिकेशन वगैरह होती है उसके लिए कितना मार्क आपको लेके आना होता है, और एक डीएम यानी कि कलेक्टर की सैलरी वगैरह कितनी होती है, और कौन सा पोस्ट वगैरह एक्चुअल में स्टार्टिंग में मिलता है, फिर कैसे आपका प्रमोशन वगैरह होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन है आज के वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अपने तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में कलेक्टर आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक कलेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि कलेक्टर एक्चुअल में होते कौन है। दोस्तों एक जिला जो होता है, हर स्टेट में जिला होते हैं और उस जिले की जो सारी जिम्मेदारियां होती है, यानी कि एक समझ सकते हैं कि एक जिले का जो राजा होता है वो होता है आपका कलेक्टर। यानी कि वहां से टैक्स वसूल करना हो गया, वहां पे जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उसका जो हेड होता है वो होता है आपका डीएम। यानी कि जो भी आदेश देता है डीएम, वो सभी पुलिस वाले जो भी होते हैं उन्हें ऑर्डर वो फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर किसी को जमीन बेचना है या फिर खरीदना है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको जमीन बेचना है या फिर आपको जमीन खरीदना है, तो डीएम का सिग्नेचर वहां पे कंपलसरी होता है। डीएम जाके सबसे पहले निरीक्षण करवाते हैं कि आप सही जमीन ले रहे हैं या फिर सही जमीन बेच रहे हैं या फिर नहीं है, वो जमीन आपकी है या फिर नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में आने वाले, उनके जिले में अगर कोई बाढ़ वगैरह आ गए, कोई भूकंप आ गए, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस समय जो भी आपको पैसा वगैरह दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं। साथ ही साथ नए नए जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स निकाले जाते रहते हैं समय समय पर लोगों के लिए, वो स्कीम्स उन क्षेत्रों में पहुंच पा रही है, या फिर जो भी कैंडिडेट हैं या फिर जो भी आपके व्यक्ति हैं जिनके लिए वो स्कीम्स निकाले गए हैं, वो उनका लाभ उठा पा रहे हैं या फिर नहीं उठा पा रहे हैं। ये जो सारा काम करना होता है वो आपका कलेक्टर का होता है। इतना जिम्मेदारियों वाला काम होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस पोस्ट को पा जाते हैं तो न सिर्फ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, साथ ही साथ समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलता है। अब इनका काम क्या होता है रिटर्न में आपको बता देते हैं। तो सो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनका सबसे पहला काम होता है भूमि राजस्व प्रबंधन का। यानी कि जितने भी आपको, जैसे हमने बताया कि आपको किसी को जमीन खरीदना है, बेचना है, वो सारे देख रेख करना इनका ही काम होता है। कानूनी व्यवस्था को राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में बनाए रखना, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कौन से कर्मचारी का क्या काम है, वो भी ऑर्डर जो देता है वो डीएम यानी कि कलेक्टर ही देता है। साथ ही साथ विकास की योजनाएं, गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं उन सभी को देखरेख अच्छे से करना। चुनाव जो आपका क्षेत्र में होता है, ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे बताया नहीं है, यानी कि आपके जिले में जब भी चुनाव होता है, पंचायती चुनाव होता है या फिर आपका लोकसभा वाला चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, तो वो अच्छे से कंडक्ट किया जाना चाहिए और उनके जिले में अच्छे से चुनाव हो, उसका पूरा प्रबंधन और पूरी जिम्मेदारी जो होती है उनके ऊपर होती है, कहीं पे भगदड़ वगैरह ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो उनको जाके वहां पे देखना कि क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारा जो काम होता है वो एक एक्चुअल में कलेक्टर यानी कि डीएम का होता है। अब आप में से जो स्टूडेंट आगे चल के 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद डीएम यानी कि कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होती है। सो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करते हैं तो दो तरीके से आप कलेक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक कलेक्टर बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, या फिर आप डिप्टी कलेक्टर यहाँ पे बन सकते हैं, एसडीएम की पोस्ट भी होती है। और बात करते हैं दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सबसे पहले अगर आप आगे चल के यूपीएससी सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसे देते हैं तो आपको एक आईएएस की पोस्ट मिलती है जिसके थ्रू आप कलेक्टर या फिर आप आगे चलकर डीएम बन सकते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं आपका दूसरा एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है स्टेट पीएससी का, इसके थ्रू आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स अगर आपने कर लिया है ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एज लिमिट जो आपकी मांगी जाती है यूपीएससी सीएससी के लिए अलग होती है और स्टेट पीएससी के लिए अलग होती है। जैसे जनरल कैंडिडेट है और आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 21 से 32 वर्ष और 6 अटेम्प्ट आप मैक्सिमम दे सकते हैं। साथ ही साथ ओबीसी है तो 21 से 35 वर्ष और मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है आपका 9। और एससी कैंडिडेट के लिए क्या होता है 21 से 35 और अटेम्प्ट आपका अनलिमिटेड होता है, यानी कि जब तक आपकी एज खत्म नहीं हो जाती, यानी कि एज जो दिया जाता है 21 से 37 वर्ष के बीच में, उसके बीच में आप कभी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं आपके यहाँ पे स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए, तो 21 से 35 वर्ष जनरल के लिए, 21 से 38 वर्ष आपके ओबीसी के लिए, और एससी कैंडिडेट के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पे उम्र आपकी होनी चाहिए। तो ये आपका अलग अलग जो आपके एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के लिए अलग होता है और स्टेट पीएससी वाला जो एग्जाम होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी अलग होती है। ठीक है, एज लिमिट भी यहाँ पे अलग मांगा जाता है। बात करते हैं आपके स्टेट पीएससी और आपके यूपीएससी एग्जाम के, आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम आता है। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर जैसे आप सभी को देना पड़ता है। जनरल आपका होता है जीएस का पेपर होता है सबसे पहला, ठीक है, 200 मार्क का होता है। देन
आपका दूसरा पेपर होता है सीसेट का। दोनों ही पेपर जो आपके होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग मार्क होते हैं, इसके थ्रू आप मेंस एग्जाम में बढ़ जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं देन आपको मेन एग्जाम के लिए आपको वहां पे क्वालिफाई कर दिया जाता है। और मेन एग्जाम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि उसके जो मार्क होते हैं 1750 टोटल मार्क होता है मेंस एग्जाम में, और उसके मार्क आपके मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाते हैं। मेंस एग्जाम के नहीं किया, उनके प्रीलिम्स का काउंट नहीं किया जाता है। मेंस एग्जाम का आपका जो मार्क होता है वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होता है, तो इसमें आपको अच्छे से और भी प्रिपरेशन करके देना होता है, ठीक है। सो मेंस एग्जाम की बात करते हैं, 9 पेपर आपको इसमें देना पड़ेगा। एक पेपर होगा आपका एसे का, जीएस से आपके 4 पेपर कराए जाएंगे। ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं उसके 2 पेपर होंगे, और लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो मराठी वगैरह हो गया, पंजाबी हो गया, वो भी आपके स्टेट वगैरह आते हैं, ठीक है। इंटरव्यू की बात करते हैं, 275 मार्क आपको इंटरव्यू में यहाँ पे मांगा जाता है। तो टोटल जो मार्क होता है वो होता है आपका मेंस का, जैसे मैंने बताया कि आपका काउंट किया जाता है 1750 मार्क, और आपका इंटरव्यू का होता है 275 मार्क। टोटल होता है आपका 2025 मार्क आपका यूपीएससी एग्जाम, जो यूपीएससी सीएससी होता है उसका एग्जाम होता है, उसमें से आपका क्वालिफाइंग मार्क वगैरह बन के आता है, तो इसमें आपको प्रिपरेशन करके जानी होती है। स्टेट पीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें आपको जीएस पेपर, सबसे पहले मेंस एग्जाम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसमें आपको जीएस पेपर, आपको एप्टीट्यूड जिसमें आपका सीसेट वगैरह पेपर कराया जाता है। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं जो कि क्वालिफाइंग होता है, देन आपका मेन एग्जाम जो कि आपका होता है, इसमें आपको जीएस एसी स्टेट सर्टिफाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल पेपर होता है, तो ये आपका मेंस एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। और इंटरव्यू में लगभग 50 से 150 मार्क आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और फाइनल मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको स्टेट पीएससी का एग्जाम आप क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में आई होप समझ होंगे। सिलेबस वगैरह भी आप स्क्रीन पे भी लगा रहे हैं, वो देख सकते हैं। प्रीलिम्स में बेसिकली आपको करंट अफेयर हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी हो गई, ये सारे अलग अलग आपके जो पेपर होते हैं उनके अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि काफी डिटेल्स में लिखा हुआ है। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होता है, जैसे आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों एग्जाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस लगभग सेम होता है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम के एक साथ ही बता देते हैं। सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको यूपीएससी सीएससी हो गया, या फिर आपको स्टेट पीएससी का एग्जाम समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाता है। जैसे एग्जाम आता है उसकी वैकेंसी आती है, इसके लिए आपको अप्लाई कर देना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं देन आपको मेंस एग्जाम देना पड़ता है। मेंस को भी क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका क्या होता है, मेंस और आपका इंटरव्यू का जो मार्क आया रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आप फाइनलिस्ट हो जाते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किया जाता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फिर नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह पे भेज दिया जाता है। जो कि ट्रेनिंग होती है 6 महीने से लेकर 1 साल की ट्रेनिंग वगैरह होती है, और उसे कंप्लीट करने के बाद आप अगर आपने यूपीएससी एग्जाम दिया है और आईएएस ऑफिसर की पोस्ट मिलती है तो आपको डायरेक्ट कलेक्टर भी बना दिया जा सकता है, या फिर अगर आपने स्टेट पीएससी का दिया हुआ तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है, जिसे आप एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग की, तो कहाँ पे ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, लबासना में आपको ट्रेनिंग वगैरह बेसिकली यहाँ देहरादून में जो है वो वहाँ पे आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, और आपको डायरेक्ट जो पोस्ट होती है वो आपको कलेक्टर की नहीं मिलती है। कौन सी पोस्ट मिलती है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग में मिलती है वो होती है 56,100 रुपये, ठीक है। बेसिकली आपके जो भत्ते वगैरह को ऐड करने के बाद आपको सैलरी मिलती है वो 80,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो सैलरी होती है वो आपके स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, कुछ ऐसे भी स्टेट होते हैं जहाँ पे सैलरी कम मिलती है। तो प्रमोशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी बेसिकली मिलती है। बात करते हैं आपके करियर ग्रोथ की, तो यहाँ पे करियर ग्रोथ भी आपको होता है। जैसे हमने बताया कि आपको जैसे आप एग्जाम वगैरह को क्लियर कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। 6 महीने से लेकर 1 साल की ट्रेनिंग होती है आईएएस ऑफिसर्स की। देन आपको मिलता है एसडीएम या फिर असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आपको एडीएम बना दिया जाता है, यानी कि एडिशनल कलेक्टर वगैरह बन जाते हैं। देन इसके बाद कम से कम 7 से 10 साल का जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, इसके बाद आपको एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, जिसे हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो कम से कम ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद 7 से 10 साल आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाके वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रमोशन जो होगा वो आपका डीएम यानी कि कलेक्टर के रूप में होगा, जहाँ पे पूरी जिले की जिम्मेदारी होती है वो आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास पोस्ट होता है, जैसे कि बात करते हैं डिविजनल कमिश्नर वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, और लास्ट में आपका पोस्ट मिलता है वो स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा पोस्ट होता है आपका चीफ सेक्रेटरी का। और बात करते हैं इंडिया लेवल पे तो आपका होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो ये पोस्ट बेसिकली होते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस कलेक्टर बनने का। आई होप पूरा जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो से कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, कमेंट से पूछ सकते हो। जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।